विनिवेश के मोर्चे पर पिछले 2-3 साल से असफल होती सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए विनिवेश के लक्ष्य को घटा दिया। 23-24 के लिए पेश हुए बजट में 51,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2022-23 के लिए भी सरकार ने विनिवेश के लक्ष्य को घटाकर 65,000 करोड़ रुपए कर दिया, लेकिन अभी तक सिर्फ 31,000 करोड़ रुपए के आसपास का ही विनिवेश हो पाया है, यानी अभी 48% लक्ष्य पूरा हो पाया है। साल खत्म होने में 2 महीने बचे हैं और हमें जितनी रास्ता पार करनी थी, आधी रास्ता भी अभी हम पार नहीं कर पाए हैं। सर, मान लिया जाए कि निजीकरण के मोर्चे पे सरकार ने एक कदम पीछे हटा लिया। बजट के दस्तावेज को अगर आप पढ़ें और बजट के आंकड़ों को पढ़ें तो इस बार दिलचस्प रूप से एक नई चीज़ दिखाई दी जब हम बजट के आंकड़े को कल रात में पढ़ रहे थे। आमतौर पर सरकार अभी तक बजट के जो आंकड़े देती थी उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की या सरकारी उपक्रमों की बिक्री से मिलने वाले राजस्व को, जिसे बजटीय भाषा में नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है, गैर टैक्स राजस्व कहा जाता है, उसे अलग से दिखाया जाता था, उसे एक अलग से हेड में दिखाया जाता था रिसीट के बजट में। लेकिन 2023-24 के बजट डॉक्यूमेंट में इसे मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स में डाल दिया गया है। यानी अब सरकार इस स्थिति में भी नहीं है कि वो निजीकरण से मिलने वाली राशि को अलग से बजट में घोषित करके बता भी सके। उसे मिसलेनियस कैपिटल रिसीट में दिखाया गया है। 60,000 करोड़ के आसपास का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 65,000 करोड़ से वाले लक्ष्य से, पिछले साल के लक्ष्य से, 2022-23 के लक्ष्य से कम है। और शुभमन को बताया कि अभी तक दीपम की साइट ये बताती है कि 31,000 करोड़ रुपए के आसपास की केवल बिक्री होकर पैसा निकाला जा चुका है। लेकिन हाँ, सरकार अगले वित्त वर्ष में शिपिंग कॉरपोरेशन, एनडीएमसी स्टील, बीईएमएल, एचएल लाइफ केयर, कंटेनर कॉरपोरेशन, वाइजाग स्टील और आईडीबीआई बैंक, जिसके लिए ग्राहक की तलाश पिछले पूरे साल से चल रही, इनका विनिवेश करने की कोशिश करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। पर शुभम का सवाल है कि पूरा पिछला साल, और आप देखिए कैसे बजटों की बड़ी घोषणाएं शुभम 24 महीने बाद, 12 महीने बाद सर केबल खड़ी हो जाती हैं। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 2 साल पहले सरकार के बजट का सबसे बड़ा रिफॉर्म, सबसे बड़ी सुर्खी थी बिग टिकट प्राइवेटाइजेशन, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एसेट सेल, सरकारी कंपनियों की सबसे बड़ी बिक्री। लेकिन हम साल भर बाद जब इसे देखते हैं तो सरकार ने उसके आंकड़े को बताने की भी हिम्मत नहीं जुटाई, बल्कि उसके आंकड़े को भी बजट के आंकड़ों के बीच में कहीं छुपा दिया गया। और पूरा निजीकरण और सरकारी संपत्तियों की बिक्री से जो राजस्व जुटाने की पूरी मुहिम थी, वो पूरी तरह असफल रही और उसका असर ही हमें बजट के खातों पर, बजट के आंकड़ों पर भी दिखाई दिया है। बजट में खर्च में कटौती पर या बहुत ज़्यादा निवेश में और खर्च में बढ़ोतरी न होने की वजह विनिवेश के कार्यक्रम से जो मिलने वाली राशि थी, 1,00,000-1.5 लाख करोड़ रुपए की उम्मीद वाली राशि थी, वो नहीं आना दिखाई देता है। गुजरात के गांधीनगर में स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर यानी गिफ्ट सिटी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पी नोट्स के जरिए निवेश को अनुमति दे दी। बुधवार को पेश हुए बजट में यह अनुमति दी गई। अब गिफ्ट सिटी में पी नोट्स के रास्ते भी निवेश आ सकेगा। यह निवेश सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के दायरे में आएगा। पी नोट्स के जरिए गिफ्ट सिटी में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार ने इसीलिए यह फैसला लिया है। सर, क्या मायने हैं इस फैसले के? ये मुझे लगता है बजट की दृष्टि से शेयर बाजार को अगर आप करीब से देखें तो ये बेहद उलझी हुई और तमाम तरीके के सवाल पैदा करने वाली खबर है। और जैसे ही ये अडानी समूह का तूफान खत्म होगा, लोग इस पर सवाल पूछना शुरू करेंगे। पहले हम समझ लें कि पी नोट्स की वापसी क्यों की गई। इनको ऑफशोर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कहा गया है। सरकार का ये मानना है कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बनी है, उसमें जो विदेशी निवेशक या उनमें जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो पी नोट्स इशू कर सकेंगी। कोशिश इसलिए की जा रही है कि भारत के शेयर बाजार से अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर बाजार से विदेशी निवेश बाहर निकला है और पी नोट्स के जरिए सरकार ये उम्मीद कर रही है कि करीब 2022 में $20 बिलियन निकले थे, तो उम्मीद की जा रही है कि पी नोट्स एक मुश्त बड़ा विदेशी निवेश लाने का रास्ता बन सकते हैं। पर यहाँ एक बड़ा कैच ये है कि पी नोट्स भारत के शेयर बाजार में निवेश की दृष्टि से सबसे विवादित उपकरण भी रहे हैं और इनकी पारदर्शिता पर गहरे सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सरकार ने उन सवालों की छाया से बाहर निकलते हुए गिफ्ट सिटी से जारी होने वाले पी नोट को इजाज़त दी है। और इस इजाज़त का मतलब क्यों है? क्योंकि इससे निवेश आने की संभावना इसलिए है क्योंकि इनको डबल टैक्स ट्रीटी से एग्जम्पशंस मिलता है। पी नोट को, जो एक देश और दूसरे देश के बीच में दोहरा टैक्स, कराधान टैक्स की संधि होती है, उनसे एग्जम्पशन मिलता है। और गिफ्ट सिटी से जारी होने वाले पी नोट पर टैक्स वर्चुअली 0 होगा, क्योंकि इस पर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। और पी नोट्स में सर ये भी बोलते हैं कि निवेशक का नाम डिक्लेयर नहीं होता है, उसे बहुत तरीके के रजिस्ट्रेशन नहीं देने होते हैं। इसीलिए इस कैपिटल को हॉट कैपिटल भी मानते हैं कि ये पूंजी आती है और बहुत जल्दी चली भी जाती है।
ये खतरा पी नोट्स के साथ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो 2004 से 2018 के बीच 14 साल तक भारत में पी नोट से निवेश होता रहा था और उसके बाद सेबी ने पी नोट के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, उन्हें सीमित कर दिया था और उस दौरान तक 4 लाख करोड़ के आसपास का निवेश था। जो बात यही सबसे बड़ा सवाल है कि पी नोट एक पारदर्शी निवेश की व्यवस्था नहीं है, इसकी पारदर्शिता पर गहरे सवाल उठते रहे, लेकिन सरकार इसे वापस पी नोट्स को वापस लेकर आई है। अब धीमे धीमे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दूसरे रास्तों से आने लगा है। पी नोट में जो पारदर्शिता का मुद्दा शुभम आता है वो सबसे ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि पी नोट्स को जो बैंक्स इशू करते हैं सेबी उनके बारे में तो जानता है, पर वो पी नोट्स किसके बिहाफ पर इशू किए गए हैं, किसके लिए इशू किए गए हैं, इसके बारे में सेबी को कोई जानकारी नहीं होती। और इस बात की जांच उस दौरान 2017-18 में जब पड़ताल हुई थी, अगर आप याद होगा, पी नोट्स को लेकर तमाम चर्चाएं होती थी, जांच होती थी, पड़ताल होती थी। उस समय ये पता चला था कि पी नोट्स के जरिए टैक्स हेवन से भारत में पैसे का निवेश हो रहा है। इसका इतिहास, जांच का इतिहास बना हुआ है और इसलिए इन उपकरणों को पारदर्शिता के लिहाज से घातक मानते हुए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब बजट ने इनको वापस बुलाने की, इन्हें वापस खोलने की तैयारी की है। देखना होगा कि सेबी इनकी पारदर्शिता को लेकर कौन से नए नियम बनाती है।